हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आप सभी का स्वागत है वीकली करंट अफेयर में। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर को, जो हिमाचल के हैं इस तरफ। इससे पहले हमने 1 से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो हम करंट अफेयर कर रहे हैं ये बोथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को साथ लेकर के चल रहे हैं, और ये आपकी प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए रेलेवेंट है। ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल, इसके भी एमसीक्यू जो ये करंट अफेयर हम कर रहे हैं इसके एमसीक्यू बनाए हुए हैं, उसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से, या आज की जो टॉपिक्स है हमारे पास, ये वाले टॉपिक आपके सामने हैं। इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये हिंदी मीडियम में हो गया, ऐसे ही करके एक स्लाइड हिंदी में होगी, एक स्लाइड इंग्लिश मीडियम में होगी। पहली न्यूज हमारे पास है, आईआईटी मंडी फीटेड विद ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड एट कॉप 28। तो कॉप 28 में आईआईटी मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दे दिया गया है। आपको ये बताना है कि कॉप 27 आखिरकार कहाँ पर हेल्ड हुई थी। तो ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड यूएई में इस बार ये कॉप 28 हुआ। द अवार्ड वॉज कन्फर्ड बाई ग्रीन मेंटोर्स। किसके द्वारा दिया गया ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, किसको दिया गया ये भी याद रखना पड़ेगा। ये क्या है? अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस। किसके द्वारा? विद द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC। अब ये भी क्या है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। जो आगे वाली जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है उसमें हम जानेंगे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हो गया हमारा कि आईआईटी मंडी को कॉप 28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किसके लिए सम्मानित किया गया, हमें कारण भी जानना पड़ेगा। द रिकॉग्निशन वॉज गिवन टू द इंस्टीट्यूट इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स comprehensive commitment to sustainable practices and holistic approach toward environmental initiatives। environmental initiatives के लिए ये दिया गया है। कैसे करके? एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स कौन से? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड इट्स होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, यानी कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो अप्रोच या जो इनिशिएटिव इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं उसको मद्दे रखते हुए, और दूसरा सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस है, दोनों को मद्दे रखते हुए ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। आईआईटी मंडी क्लेम्स इट्स विजन टू, ये आईआईटी मंडी का विजन है। तो इनका विजन क्या कहता है कि टू रेज अवेयरनेस अमंग यूथ स्टूडेंट्स एंड कैंपस residents about environmental issue as well as the conservation of nature and natural resources in the surrounding area। जो भी साथ लगता क्षेत्र है वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है और उनका संरक्षण करना। And to maintain ecological balance, IIT Mandi is actively engaged in conducting environmental audits, implementation, green audits, promoting vegetarian food option on the campus, the institute, in the campus institute। तो ये हमारा इसी के लिए ही, ये किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव हो गए, चाहे आपके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो गई, तो ये इससे इसके लिए ही अवार्ड दिया गया है, जो हमारा ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड है। खैर, हिंदी में ये हो गया आपका, संस्थान को यह मान्यता टिकाऊ प्रथाओं के प्रति उसकी व्यापक प्रतिबद्धता और पर्यावरणीय पहलों के प्रति उनके समग्र दृष्टिकोण की स्वीकृति के लिए दी गई है। आईआईटी मंडी का यह दावा है कि उसके उद्देश्य युवा छात्र और परिसर के निवासियों के बीच पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो खैर, इतना पता होना चाहिए आपको। जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेंस के लिए उतना भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन कहीं पर आपको एनवायरनमेंट वाला इशू आ जाता है तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हाल ही में ही आईआईटी मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया, और किसके द्वारा दिया गया वो भी आप याद रखते हैं, दैट इज ग्रीन मेंटोर। यूनिवर्सिटी गोल, पहले विजन था, ये गोल है। गोल इज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। किसको कम करना है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है। एंड टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन। वी हैव टू नो अबाउट जीरो कार्बन एमिशन, कि जीरो कार्बन एमिशन भैया होता क्या है। तो दो चीजें हमारे पास जानने के लिए हो गई। एक तो देखिए ये वाली जो हम बात कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये क्या होता है, और जीरो कार्बन एमिशन वो क्या होता है। दो चीजें हमारे पास होगी जिनको हम आने वाली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। विद इन द नेक्स्ट ईयर, तो 10 सालों के बीच में ये क्या क्या कर लेंगे, ये वाली यूनिवर्सिटी का जो गोल है, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड अचीव जीरो कार्बन एमिशन, अगले जो आने वाले 10 साल है।
These green initiative will not only help the institute access its own environmental impact, but also instill environmental consciousness among the campus students. इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा देखिए यहाँ पर बताया गया है. The Green University Award, an initiative by the Green Mentor, recognizes global universities that have incorporated eco-consciousness and sustainability into their fundamental principles, operations and academic offerings, fostering community and student engagement. तो किसको दिया जाता है? जो अपने कैंपस में इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं उनको ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं जिससे पर्यावरण संरक्षित हो सकता है, उनके लिए, उन चयनित यूनिवर्सिटी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें आईआईटी मंडी को भी ये अवार्ड दिया गया है. आईआईटी मंडी. नेक्स्ट वी हैव ECOSOC के बारे में हमें थोड़ा सा जानना था. इसकी आपको पीडीएफ भी वैसे मिल जाएगी. थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में. इट वॉज फाउंडेड इन 1945 बाई यूनाइटेड नेशन चार्टर. किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा. एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, उनमें से एक ये भी है, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. अब इसका काम क्या होता है? टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज रिकमेंडेशन. तो इस तरीके की पॉलिसीज को बनाना या उसके ऊपर डिस्कशन करना, यही इसका मेन काम है. चाहे वो सोशल से रिलेटेड इशू हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इश्यूज हो, तो थोड़ा बहुत हम जानकारी से ले लेते हैं. कितना ही पता होना चाहिए आपको. ये सारा जो मैप है आप डायग्राम के थ्रू अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी. दूसरा हमारे पास था नेट जीरो. भैया नेट जीरो का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, net zero is achieved when greenhouse gases emitted by human activities are equal to those removed from the atmosphere within a certain period of time. मतलब क्या हुआ कि भैया ये देखिए, ये दोनों बराबर हो गई ना. जहां से जितना इसका प्रोडक्शन हो रहा है उतने ही ये रिमूव हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही रिमूव हुआ. फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास आपके पास. अब आपने जितना पानी पिया उतना ही आपने इसमें पानी डाल दिया, ताकि वो गिलास उतना का उतना ही रहे, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा. फिर अगर पानी खत्म हो गया तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी, प्रॉब्लम हो जाएंगी. तो वैसा ही करके नेट जीरो वाला एमिशन भी है कि भैया जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही आप उसको रिमूव भी कर रहे हैं एनवायरमेंट से, ताकि उसका इंपैक्ट ना पड़े फिर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए. तो ये हो गया नेट जीरो का मतलब. गेटिंग टू नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2050. तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में चला ही हुआ था, इसीलिए हमें पता होना चाहिए ये. अब क्या है, देखिए क्या क्या है इसके 8 एक्शंस हैं जो हमें 2030 तक हमें अचीव करने हैं. हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एक टारगेट रखे गए हैं, तो वो कौन से टारगेट है वो भी आपको पता होना चाहिए. हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं. खैर, तो पहला जो टारगेट है वो इंक्रीज सोलर एंड विंड कैपेसिटी 3.5 टाइम्स टू 500 गीगावाट. इतनी हमें कैपेसिटी बढ़ानी है. एलिमिनेट मोस्ट इलेक्ट्रिकल जनरेशन फ्रॉम कोल. जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, जो जनरेट हो रही है, उसे हमें खत्म करना है, ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही करना है. मेंटेन करंट नेचुरल गैस जनरेटिंग कैपेसिटी फॉर रिलायबिलिटी एंड इंक्रीज जीरो एमिशन व्हीकल सेल्स शेयर टू 50%. और ये भी हमारा आज के टॉपिक में ही आएगा. आज के टॉपिक में आगे जाकर के देखिएगा, वहां पर जो इसकी बात की गई है. इंक्रीज सेल शेयर्स ऑफ बिल्डिंग हीट्स पंप्स टू 50% एंड ऑल न्यू बिल्डिंग एंड अप्लायंसेस मीट स्ट्रिक्ट एनर्जी एफिशिएंसी गोल्स. जैसे कि आपने देखा होगा, अपने घर के ऊपर आपने लगाए होंगे सोलर पैनल वगैरह लगाए होंगे. R&D फॉर कार्बन कैप्चर, सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स. और 8th है बिल्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड पाइपलाइंस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो ये हमारे थोड़े बहुत 8 जो टारगेट हैं जो हमें अचीव करने हैं बाई 2030. तो आपको पता होने चाहिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट न्यूज हमारे पास जो है 48,228 माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम पोंग सेंचुरी. लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन तब हमने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में उतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया था. हमने डिस्कस किया था कि भैया कांगड़ा की जो पोंग डैम है उसके साथ साथ में जो लगता हुआ क्षेत्र है, जो वहाँ की जहाँ आपका पोंग सेंचुरी है, जो वेटलैंड वाला क्षेत्र है, वहां पर कृषि हो रही है और उस कृषि को रोका नहीं जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं. और जो यहाँ पर पशु पक्षी आते हैं, जो पक्षी आते हैं बाहर से, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. तो यहाँ पर थोड़ा सा उनकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में देखते हैं जरा. तो टॉपिक चला हुआ है, आने वाले आपके चाहे वो HAS हो, उसके मेंस के लिए, चाहे आपका अलाइड आने वाला हो, उसके मेंस के लिए जरूरी हो जाता है. As many of 48,228 migratory birds have arrived at the Pong wetland on the foothills of the Kangra district till December 1.
तो 1 दिसंबर तक देखा जाए तो 1 दिसंबर तक ही लगभग आपके 48,000 जो पक्षी हैं वो आ चुके हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। द वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंप्लीटेड इट्स fortnight counting and has estimated that the arrival of 50 different species। तो ये 48,000 आए हैं, लेकिन कितनी, लगभग आपके 50 डिफरेंट स्पीसीज हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं। द बार हेडेड स्पीसीज इज द लार्जेस्ट नंबर, जो बार हेडेड स्पीसीज है वो सबसे ज्यादा नंबर पर है जो यहाँ पर आए हैं। थ्रू द वेटलैंड फ्रॉम अदर कंट्रीज एवरी विंटर, यानी कि हर एक साल आपको विंटर में देखने को ये स्पीसीज मिल जाती हैं कि वो अलग क्षेत्र से यहाँ पर आ जाते हैं। कारण क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम कहां से आते हैं ये याद रखना चाहिए आपको, साइबेरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना एंड पाकिस्तान एंड इराक। पाकिस्तान, इराक हो गया, चाइना हो गया, और यहां पर आ जाते हैं एवरी मंथ इन द विंटर मंथ। दीज बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेटिव कंट्रीज इन मार्च ऑन द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। तो मार्च में ये यहाँ से चले जाते हैं, और इनका आगमन कब होता है, देखो दिसंबर वाला जो मंथ चला हुआ अभी, तो दिसंबर वाले महीने में ये आ चुके हैं यहाँ पर, और जनवरी फेब में आते रहेंगे, और फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे मार्च में। तो ये इतना सा पता लग गया आपको कि भैया इतने जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये यहाँ पर आए हुए हैं, प्रवासी पक्षी जिन्हें कहा जाता है। वर्ड फ्लाईवेज यूज्ड बाय माइग्रेटरी बर्ड्स, जो ये वर्ड्स हैं या वाटर बर्ड्स भी हैं ये, लेकिन हमें कौन सा याद रखना है, ये वाली बेल्ट, ये वाली बेल्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये किससे संबंधित है, ये भारत से संबंधित है, सेंट्रल एशियन, सेंट्रल एशियन। अब ये वाला ब्लैक सी वाला मेडिटेरियन वाला हो गया, यहाँ पर हमने क्या देखा कि भैया पाकिस्तान, ठीक है, ये ऊपर वाला आप मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, इधर साइबेरिया हो गया, फिर इराक हो गया, फिर आपका पाकिस्तान भी था, इसमें चाइना भी शामिल है। तो यहाँ से ये बर्ड्स हिमाचल प्रदेश में या कांगड़ा के जो पोंग डैम है या पोंग वेटलैंड है वहां पर ही आते हैं। क्योंकि जो वेटलैंड होता है, द वेटलैंड सर्व एज अ हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ये एक हैबिटेट की तरह काम करता है, उनके आवास आवास के लिए काम करता है। एंड 1000 बर्ड स्पीशीज ट्रावर्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, इसका मतलब होता है आगमन ही करना, वैसे miles between breeding and non-breeding places on the seasonal basis। wetlands are used by migratory birds as rest stops। किस किस तरीके से उनका काम किया जाता है, जहां पर ये रहते हैं तो रेस्ट स्टॉप्स की तरह काम किया जाता है, फीडिंग ग्राउंड्स की तरह काम किया जाता है, नेस्टिंग ग्राउंड्स की तरह काम किया जाता है, जहां पर ये रहने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कांगड़ा आए हैं वो, अगर कांगड़ा वेटलैंड में पहुंचे हैं, वो पोंग वेटलैंड में पहुंचे हैं, तो उनका यहाँ आने का कारण क्या क्या हो सकता है, तो वो रेस्ट स्टॉप हो सकता है, वहां पर रेस्ट ले रहे होंगे, फीडिंग ग्राउंड हो सकता है उनका, और नेस्टिंग ग्राउंड हो सकता है। ये उनके रीजन हो गए, ये प्रवासी पक्षियों के यहाँ पर आने के कारण हो गए। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी कि भैया यहाँ जो उनका महत्व है, यहाँ आए तो हैं, हमारे लिए उसका क्या महत्व बनता है, या उनके लिए भी उसका क्या महत्व है अगर वो यहाँ पर आए हैं, तो दो फायदा दोनों तरफ ही होता है। देखिए, माइग्रेटरी बर्ड हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड लीडिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अलोंग देयर रूट्स। अब किसी भी तरीके से, चाहे उनके पंखों में, चाहे किसी भी तरीके से, जो बीज है, जो सीड्स हैं, छोटे छोटे सीड्स जो हैं, अब मान लीजिए 40,000 है, अब इसके बाद भी और आएंगे, 1 लाख के आसपास आगे मान लो, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के आसपास आगे, 40,000 तो अभी तक ही पहुंच गए हैं, तो उसमें एक एक दो दो सीड चले गए, तो वो क्या करेंगे, अपने रूट में जाते जाते, यहाँ से ये रूट है उनका, तो नीचे वाले क्षेत्रों में सीड पड़ते रहेंगे, और जो बायोडाइवर्सिटी है इन वाले क्षेत्रों में वो मेंटेन्ड रहेगी, वो मेंटेन रहेगी, यही कहा गया है इसमें, मेंटेनेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी अलोंग देयर रूट्स। दूसरा यहाँ पर है, डक्स कैन ट्रांसपोर्ट फिश एग्स इन देयर गट्स टू न्यू वाटर बॉडीज। तो यहाँ पर बतख जो है अपनी आंत में मछली के अंडों को नए जल निकायों तक पहुंचा सकती है, तो ये ट्रांसफर हो गया यहाँ से वहां तक के लिए। और जो पक्षी का वीट होता है, जिसे क्या कहते हैं, गुआनो कहते हैं, नाइट्रोजन से भरपूर होती है और जैविक उर्वरकता के लिए के रूप में काम आती है। तो जो भी उनकी बीट होती है, पक्षियों की बीट होती है, वो उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, तो अगर उसमें नाइट्रोजन है तो वो कृषि के लिए काम आ जाएगा, है ना, एज अ फर्टिलाइजर ही काम करेगा वो। अंडे के छिलके में कैल्शियम और अन्य खनिज मिलाए जा सकते हैं। फिर कह रहे हैं ये यहीं से ही देखिए, ऑल्सो नॉन एज गुआना एज रिच इन नाइट्रोजन एंड एक्ट एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और एग शेल्स कैन एड कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स। जो भी एग शेल होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर नेस्टिंग कर रहे हैं, तो अंडे तो देंगे ही, जो अंडे का जो बाहर वाला छिलका है, एग शेल है, वो उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है और अदर मिनरल होते हैं जो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो मिट्टी भी उपजाऊ हो गई। तो बहुत सारे फायदे आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, कि जो यहाँ पर पक्षी आए हैं उनका महत्व आखिरकार क्या है। अब उनके लिए कुछ ना कुछ बाधाएं भी यहाँ पर होंगी,
जैसे कि एक बाधा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि भैया जो वहां पर भूमि है वो लोगों के द्वारा कृषि के लिए उसका यूज किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन भी लगा दिया था। लेकिन उसके पश्चात भी यहाँ पर कृषि तो हो ही रही है, जिससे इन माइग्रेटरी बर्ड्स को सामना करना पड़ता है। कई बार लोग जो है उनको मार भी देते हैं, क्योंकि भैया वो हो सकता है, आपने देखा होगा कि पक्षियों के लिए अगर किसी ने कुछ बोया हुआ है, बीज बोया हुआ है, तो बीज उठा करके ले जाते हैं, तो कई लोग उनको मार भी देते हैं। सो माइग्रेटरी बर्ड्स रिक्वायर नेस्टिंग प्लेस, जहां पर वो बच्चों के लिए घोंसला बनाने का स्थान ढूंढ सके, प्रॉपर स्थान चाहिए उन्हें, एंड सफिशिएंट फूड फॉर सक्सेसफुल ब्रॉड्स सक्सेसफुल ब्रूड्स, एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। किस तरह से? एंड इंक्लूडिंग डिक्रीज एरिया अंडर वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज में हमने देखा कि भैया वो कम होते जा रहा है, जैसे कि कांगड़ा में भी हुआ था, हो रहा है। अंडर वाटर बॉडीज, वेटलैंड्स, नेचुरल ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट हैव प्रूव टू बी अ मेजर इम्पेडिमेंट्स फॉर देम। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो अब जो भूमि है वो अब कम कम होती जा रही है। जो भूमि जहां पर वो रहा करते थे, जहां पर वो आया करते थे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है, हम प्राकृतिक संसाधनों का अस्थिर तरीके से उपयोग कर रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, along with increased weather variabilities and climate change has resulted in loss of the biodiversity। तो हमें इससे क्या देखने को मिलता है कि इन सभी से जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो अत्यधिक दोहन हो नेचुरल रिसोर्सेज का, चाहे वो जनसंख्या विस्फोट हो। These factors have also adversely impacted the entire life cycle and survival of the migratory birds। तो ये सभी चीजें, ये फैक्टर जो भी हमने अभी डिस्कस किए, दे हैव एडवर्सली इंपेक्टेड द एंटायर लाइफ साइकिल एंड सर्वाइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। इन कारकों से प्रवासी जो पक्षी हैं उनके पूरे जीवन चक्र और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ है या पड़ा है। तो ये हमारा आज का ये वाला टॉपिक हो गया। खैर, इसे नेक्स्ट देखते हैं जरा। एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ड जो डे है वो कब मनाया जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि कब मनाया जाता है। तो 13 मई 2023 इस बार की जो थीम वॉज वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। और कब मनाया जाता है? ये सेलिब्रेटेड ऑन सेकंड सैटरडे इन मई एंड देन इन अक्टूबर। ऐसा नहीं है कि एक ही बार मनाया जाता है, तो 2 बार मनाया जाता है। बाई एनुअल ग्लोबल कैंपेन है ये। क्यों? ये इनकी अवेयरनेस, किस तरीके से इनका कंजर्वेशन हम कर सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस लोगों में बढ़ाने के लिए वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, गवर्नमेंट टू बाय काउ डंग मैन्योर। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अब जो गोबर है उसकी खरीदारी करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बाय काउ डंग फ्रॉम फार्मर फॉर द यूज एज, कैसे? खाद के रूप में उसका यूज किया जाएगा फ्रॉम जनवरी 1 जनवरी से इसका यूज, जो खरीदारी है सरकार के द्वारा वो शुरू हो जाएगी। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर चंदर कुमार, तो मिनिस्टर आपको भी याद होनी चाहिए कि अलग अलग जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं डिपार्टमेंटली, वो भी पता होना चाहिए आपको। सेड द फार्मर वुड बी पेड, कितने पैसे मिलेंगे उनको? पर केजी 2 रुपए, 2 रुपए पर केजी आपको मिलेगा गोबर अगर आप बेचते हैं तो। The minister said cow dung manure would be processed with organic fertilizer and proved to farmer through the Himachal Pradesh, किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन, हिमफेड। हमने क्लासेस में इसकी बात की थी। अगर आप क्लासेस के स्टूडेंट देख रहे हैं या कोई अन्य स्टूडेंट जिन्हें पता है कि इसका गठन कब किया गया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हिमफेड का गठन आखिरकार कब किया गया। इसके थ्रू किया जाएगा, 2 रुपए पर केजी। अब यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हैं इस चीज का। ये ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स आपको दिख रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिख रहे हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इन सभी से ही आपकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए? पहले ऑर्गेनिक मैटर हमें चाहिए, जो ज्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाती है और जिसके नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत कम होते हैं मिट्टी पर, और उसकी क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। Besides the sale of the fertilizer in horticulture dominated areas will also be ensured through the agriculture and horticulture department to boost organic farming in the state। तो इसके अलावा भी क्या किया जाएगा? जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहां से भी आप ये मैन्योर सेल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर प्रोवाइड वहां पर भी करवाए जाएंगे। द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वुड प्रोक्योर फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेइंग देम हायर प्राइसेस। तो उनको उस पर क्या मिलेंगे? ज्यादा अच्छे प्राइसेस मिलेंगे गोबर पर, ताकि वो क्योंकि उससे क्या होगा? फायदा ही पहुंचेगा। अगर दूसरे आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो उससे तो नुकसान ही है। अब बेनिफिट क्या है इसके? बेनिफिट्स ऑफ काउ मैन्योर, तो काउ मैन्योर इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो रिच न्यूट्रिएंट है एंड इज सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। इट इज इसमें क्या क्या है देखिए, 3% नाइट्रोजन है, 2% आपका फॉस्फोरस है, और
1% पोटाशियम भी है। तो एनपीके हो गया, जिसकी बात हम एग्रीकल्चर में करते हैं, वह एनपीके खाद मार्केट में आती भी है ना। खाद के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन उसमें बाहर लिखा होता है, ध्यान से देखिएगा, एनपीके। वे नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, इसमें पोटाशियम भी है। लेकिन अगर नेचुरली तरीके से देखा जाए तो गोबर में ही वो सारी चीजें हैं। तो अगर गोबर का ही यूज किया जाए, और मिट्टी के लिए भी अच्छी है ये, जिससे उनकी जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दूसरे अगर फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं तो उससे मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है, अगली बार उतनी फसल भी नहीं होती है। खैर, नेक्स्ट वी हैव गवर्नर रिलीजेस सोलन बेस्ड राइटर्स बुक। थोड़ा बहुत आपको पूछा जा सकता है, लेकिन याद रख लीजिएगा, दो बुक्स हैं। एक आपका जंगल सर्वाइवर है। अब जंगल सर्वाइवर से आप याद रखेंगे कि जंगल में सर्वाइव करने के लिए या उससे रिलेटेड कुछ बुक ही होगी। और दूसरा आपका दादी माँ की कहानियां और किस्से। अब दादी माँ की कहानियां और किस्से, उससे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती थी सीखने के लिए, कि दादी माँ ये कहानी बताएंगी और ये कुछ उसमें आपको प्रेरणा दी जाती थी उसके तहत। तो किसके द्वारा? बाई रविंदर सिंह ठाकुर एट राजभवन। इतना सा याद रखिएगा कि ये हाल ही में रिलीज की गई बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जंगल सर्वाइवल एंड दादी माँ की कहानियां और किस्से। नेक्स्ट न्यूज वी हैव सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अर्जेस पीपल टू हेल्प मार्टर्स स्कीम। तो जो शहीद हुए हैं, सही जो सीएम साहब हैं हमारे, उन्होंने ये कहा है कि जो भी शहीद परिवार हैं उनकी हेल्प की जाए हमारे द्वारा जितनी हो सकती है। हिमाचल के लोगों से ये अर्ज किया है। तो यही बात इसमें की गई है। ऑन द डे ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। कब ये किया? आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। अब देखते हैं जरा इसमें क्या क्या लिखा गया है। द यूथ ऑफ स्टेट हैव इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द आर्मी। तो जिस तरीके से हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं बॉर्डर की, उसके लिए हमें अपनी तरफ से जितना हम इनको दे सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं, वो कीजिए, ये कहा गया है इनके द्वारा। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। This day was established to honor the armed forces of the country who sacrificed their precious life while protecting the country against enemies and raise funds and donation to support the families। जो भी हैं या इन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए बलिदान किया है, तो हम उनकी इतनी तो हेल्प कर ही सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट नमन, Indian Army has launched Project Naman that will establish facilitation and grievances redressal center for veterans and the keen of personnel who have lost their lives according to the defense sources. The first such center will be established in Delhi cantonment soon। और ये कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। तो प्रोजेक्ट नमन क्या है? कि भारतीय सेना के प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया, जो दिग्गजों और अपनी जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करेगा। और रक्षा सूत्रों के मुताबिक ऐसा पहला जो सेंटर है वो दिल्ली में एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये है आपकी न्यूज। देन वी हैव नॉनी यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट बीएससी इन नेचुरल फार्मिंग। किसमें? नेचुरल फार्मिंग। लेकिन नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है? इससे पहले हमने ऑर्गेनिक नेट जीरो के बारे में देखा था। तो नेचुरल फार्मिंग क्या होता है देखते हैं जरा। फ्रॉम फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी से आपका नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में नेचुरल फार्मिंग का बीएससी कोर्स भी स्टार्ट किया जाएगा। इसमें बताया जाए कि नेचुरल फार्मिंग में कौन कौन सी प्रैक्टिस का आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जानेंगे इनके बारे में। The University of Horticulture and Forestry, NONI, will become the first educational institute in the country to start an undergraduate course in natural farming. First to start natural farming in India। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब क्योंकि ज्यादा जोर कहां पर दिया जा रहा है? नेचुरल फार्मिंग पर। अब इससे पहले भी क्या देखा हमने, जो काउ डंग खरीदा जाएगा, जो खाद के लिए यूज किया जाएगा, तो सभी चीजें देखिए आपस में लिंक्ड ही हैं। ज्यादा फोकस इस पर दिया जा रहा है, नेचुरल फार्मिंग पर ही, तो सारी चीज से रिलेटेड है। फ्रॉम February next year we will start 4-year BSc course in natural farming said by चांसलर राजेश्वर चंदेल। ये भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अभी प्रेजेंटली जो चेयरमैन है, प्रेजेंटली जो वाइस चांसलर हैं नॉन यूनिवर्सिटी के, वो कौन है? तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि नॉन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। डेट लिख दीजिएगा जो अगर आपको पता है तो। वैसे सभी को पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, अच्छा इससे पहले भी था। व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? नेचुरल फार्मिंग मतलब से केमिकल फ्री फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक बेस्ड। क्या बेस्ड? लाइव स्टॉक बेस्ड या पशुधन आधारित। पशुधन आधारित की बात हो रही थी। इससे पहले हमने किसकी बात की? गोबर की ही तो बात की हमने इससे पहले वाली न्यूज में।
तो केमिकल फ्री फार्मिंग हमें करनी है और वो लाइव स्टॉक बेस्ड होनी चाहिए। और ये फर्स्ट फार्मिंग अप्रोच वाज इन दिस फार्मिंग अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किनके द्वारा की गई थी? मासानोबू फुकुओका ने। कब किया था? जापानीज से है, जापान से जापानीज फार्मर है, फिलोसोफर है, इन 1975। बुक थी उनकी द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में पेश किया गया था इन्होंने ये कंसेप्ट कि भाई नेचुरल फार्मिंग इस तरीके से की जा सकती है। इन इंडिया नेचुरल फार्मिंग इज प्रमोटेड एज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। किसके द्वारा? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। अंडर कौन सा प्रोग्राम है? देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन हो गया कि इसको कब लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? तो नेचुरल फार्मिंग को इंडिया में किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है और हिमाचल में किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, दोनों को लिंक कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नेशनल का आप अलग से पढ़ें, इंडिया का अलग से पढ़ें, तो वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो नेशनल फार्मिंग की बात आ ही रही है तो नेशनल का भी देखिएगा जरा कौन कौन से प्रोग्राम इसके लिए चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल फार्मिंग, उसमें आता है आपका बीजा मित्र, बपासा, जीवामित्रा, मल्चिंग एंड प्लांट प्रोटेक्शन। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। किस तरीके का बीज या जीवामित्रा या मल्चिंग कैसे करेंगे। ट्रेनिंग कोर्स फॉर साइंटिस्ट, beside holding training courses for scientists, the university is also holding a training camp for the management of 4 farmer producers companies which are into natural farming। जो नेचुरल फार्मिंग में काम कर रहे हैं उनको भी ये क्या दे रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। कोर्स तो स्टार्ट कर ही रहे हैं ना। द यूनिवर्सिटी इज डूइंग हैंड होल्डिंग फॉर दीज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं, अपनी अपनी जो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वो सेटअप कर सकते हैं। दे हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। बस आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट के तहत अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एंड द यूनिवर्सिटी इज ट्रेनिंग द मैनेजमेंट ग्रुप्स ऑफ दीज कंपनीज इन मैनेजमेंट, किसमें? स्किल्स, फाइनेंस, वैल्यू एडिशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, जिसमें देखिए उनको हेल्प कर रहे हैं, वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन पुश, फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी फॉर जॉब जनरेशन सस्टेनेबिलिटी। The Congress government has introduced several lucrative schemes to encourage a gradual shift to e-vehicles। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो रही है। मैंने कहा था जब स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि ये 8 गोल जो है जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं। लास्ट में जब भी पहले हमने नेट जीरो से पहले हमने डिस्कस किया था, आई थिंक, है ना, नेट जीरो की बात ही हो रही थी वहां पर हमने बात की थी ई व्हीकल्स की, वे कितना आपको रिड्यूस करना है। और हिमाचल प्रदेश में भी ये टारगेट है जो आपको कहां पर मिलेगा? बजट में, जब चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना जो बजट है वो पेश किया था। तो अभी हाल ही में ये ई व्हीकल जो है वो लॉन्च किया गया है। देखिएगा आप, हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2026। तो हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है बाय 2026। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। This initiative will not only promote the use of green energy but also contribute significantly to environmental preservation and creating self-employment opportunities। तो क्या होगा इससे? इससे ना केवल ग्रीन एनर्जी जो है उस जो एनवायरमेंट है वही सेव नहीं रह रहा है, ये साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो भी इससे क्रिएट हो रही है। अब लोगों को जॉब मिल रही है साथ ही साथ में, जब आप उनको 50% का डायरेक्ट ही ये दे रहे हैं। लुकिंग फॉर अ ग्रीन जॉब, तो अलग अलग तरीके से ग्रीन जॉब्स हैं, जैसे कि कोई रिपेयर करने वाला है, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है, या फिर सोलर इंस्टॉलेशन वाला है, सोलर पैनल जो इंस्टॉल करते हैं। तो अलग अलग जॉब इसमें हैं। 50% सब्सिडी ऑन परचेज ऑफ ई टैक्सी। मान लीजिए 1 लाख की टैक्सी हुई है, 1 लाख की टैक्सी है तो आपको 50% ऑफ मिल गया, 50,000 रुपए की टैक्सी मिल गई। अब इस 50,000 की टैक्सी से दो चीजें हो रही है, पहला एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन। तो दो चीजें एक साथ में ही हो रही है। A 50% subsidy is provided on the purchase of an e-taxi under the 680 करोड़ जो इसके लिए रखे गए हैं। और स्कीम क्या है? राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना। स्कीम क्या है? राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना। स्कीम ये है, इस स्कीम के तहत 50% सब्सिडी दी जाएगी ऑन द परचेज ऑफ ई टैक्सी इन हिमाचल प्रदेश। अनएम्प्लॉयड यूथ अबव द एज ऑफ 23 ईयर्स विल बी गिवन 50% सब्सिडी। तो जो भी 23 साल से बड़े हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको ये 50% की सब्सिडी दी जाएगी ऑन द परचेज ऑफ ई टैक्सी एंड ई बसेस विद नो कोलेटरल गारंटी। यानी कि कोई गारंटी आपसे नहीं ली जाएगी, भैया ये गारंटी दीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब भी आप लोन लेते हैं तो आपसे कोई कोलेटरल लिया जाता है,
ये अपनी भूमि के जो कागज हैं वो ले आओ पहले, तब मिलेगा आपको लोन, ऐसे लोन नहीं मिलेगा आपको। तो बिना किसी कोलेटरल के आपको वो लोन दिया जाएगा, आपको वो सब्सिडी दी जाएगी। एज मेनी एज 500 परमिट्स विल बी इशूड इन द फर्स्ट फेज, तो पहले फेज में 500 परमिट जारी किए जाएंगे, एंड द नंबर ऑफ परमिट्स विल बी इंक्रीज एज पर द डिमांड। तो जैसे डिमांड आती रहेगी वैसे वैसे जो परमिट है उनको इंक्रीज किया जाएगा। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिप्लेस द एंटायर फ्लीट ऑफ अबाउट 3000 बसेस ऑफ HRTC विद ई बसेस। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि भैया ये जो हमारे पास 3000 बसेस हैं इनका रिप्लेसमेंट किया जाए, कैसे? इलेक्ट्रिकल बसेस से। तो ये है टारगेट आपका। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रोन सर्वे इन हिमाचल टू हेल्प आइडेंटिफाई दोज अंडर पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स। अब ड्रोन सर्वे किया जाएगा हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर आपके MC के द्वारा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो शिमला की है उनके द्वारा ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा कि जो शिमला वाले एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बढ़ाई हैं लेकिन उसका जो पास नहीं हुई है, तो उसके लिए ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा हिमाचल गवर्नमेंट, टफनिंग इट्स स्टांस अगेंस्ट दोस हु ईदर इवेड टैक्स और पे लेस टैक्स than required for the property owned by them. The Shimla Municipal Corporation (SMC) has decided to conduct a drone survey and geographical information system या GIS mapping survey of the properties। जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनका ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा, देखा जाएगा कि भैया कहाँ तक आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसा तो नहीं है कहीं पर आपने नाजायज ही कब्जा किया हुआ है, और जो बिल्डिंग पास भी नहीं हुई है, या टैक्स जो है क्या उतना टैक्स आप पे कर रहे हैं या कम टैक्स पे कर रहे हैं। तो शिमला वालों के लिए अब थोड़ा सा दिक्कत की प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती है, जिनके द्वारा ऐसा कुछ किया गया है जो कम टैक्स पे कर रहे हैं। दिस विल डिटेक्ट पीपल हु हैव गिवन इनकरेक्ट डिटेल्स रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी। जिन्होंने कहा, मान लीजिए आपके पास 2 बीघा है, अब आपने कह दिया है 2 बीघा जो है वो रियलिटी में है 2 बीघा, लेकिन आपने इसको बढ़ा दिया है 2.5 बीघा तक, आसपास वाला क्षेत्र भी अपने अधीन ही कर लिया है कि भैया थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं, तो इनकरेक्ट प्रॉपर्टी डिटेल हो गई वो, और टैक्स जो है वो आप 2 बीघा का ही दे रहे हैं। तो इसलिए ड्रोन सर्वे करवाया जा रहा है। द सिविक बॉडी विल देन डिमांड द रिवाइज प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम देम इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अगर आप समरहिल वाले रहने वाले हैं, वहां पर उन्होंने क्या किया है, घर बना दिया है, अब घर के ऊपर ही फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा है, एक कमरे के 2 कमरे बना दिए हैं, और स्टूडेंट को बोल दिया कि भैया तुम 4000 दे दो, 5000 दे दो। तो ये किया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ एक ही रूम का दे रहे हैं, या फिर आपके बताया गया कि हमारी बिल्डिंग में इतने ही रहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स कम दिया गया है। तो अब ड्रोन सर्वे होगा, पूछा जाएगा, या MC वाले घर घर जाकर भी जाएंगे, घर घर जाएंगे और पूछेंगे कि भैया तुम्हारी बिल्डिंग में कितने रहते हैं, कितने क्षेत्र तक फैली हुई है, तुम कितना टैक्स पे कर रहे हो, ये सभी चीजें जो है इन सभी का आंकलन किया जाएगा अब MC के द्वारा। तो हाई रेजोल्यूशन पिक्स विल बी टेकन बाई ड्रोन। The drone will take high resolution pictures of the properties which will give correct information about their measurement of or alterations। GIS mapping ये किया जाएगा, and there have been instances where some people started commercial activities from residential area। तो residential areas जिनने commercial activities कुछ शुरू की हैं। तो apart from the drone survey of properties, the SMC will also use drones to conduct a survey as a part of mega project aimed at strengthening the existing drainage system in the city। इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है हिमाचल प्रदेश जो मेगा सिटी में है, जो मेगा प्रोजेक्ट है ये, तो ड्रेनेज सिस्टम भी जो है अगर कहीं का खराब है तो उसको ठीक करने के लिए भी ये ड्रोन सिस्टम जो है वो काम करेगा। लार्ज स्केल डैमेज वाज कॉज्ड ड्यू टू द faulty drainage system in the rain induced disaster in the city this year। क्योंकि हमें पता है कि हाल ही में आपने देखा होगा बहुत सारे क्षेत्रों में जब बारिश हुई इस बार, तो अलग अलग क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हो, वर्षा के कारण हो, बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा, तो वो चीजें भी देखी जाएंगी। कहीं पर ऐसा खतरा तो कुछ है नहीं। लास्ट न्यूज वी हैव हिम महोत्सव इन दिल्ली फ्रॉम December 17। तो हिम महोत्सव दिल्ली में मनाया जाएगा 17 दिसंबर से, जिसकी शुरुआत होगी। The Himachal government will organize the Him Mahotsav in New Delhi from December 16 to 30 to showcase the state's rich craft, handloom and cuisines and provide a marketing platform for them। अब क्या होगा इसे देखिए, हिम महोत्सव से हिमाचल की जो चीजें हैं, चाहे वो क्राफ्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, उनकी प्रदर्शनी लगेगी, एक मेले की तरह ही लगेगा, जहां पर प्रदर्शन किया जाएगा कि भाई हमारे यहाँ ये भी होता है, जैसे चंबा की रुमाल है, कांगड़ा पेंटिंग्स है, किन्नौरी शॉल है, तो ये सभी चीजें उनके प्रदर्शनी होगी, लोगों तक पहुंचेगी, लोग आकर्षित होंगे, उनको खरीदेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो
जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सभी चीजें बहुत बड़े लेवल पर लिंक्ड है आपस में अगर देखा जाए तो। The Chief Minister Sukhbinder Singh Sukkhu would inaugurate the Mahotsav on December 17. The main objective of holding the Mahotsav is to provide a platform to artisans and craftsmen to showcase their talent and products at the national and international level and market them. मेन ये यही है कि भैया जो भी यहाँ पर है, जो यहाँ पर चाहे वो क्राफ्ट है, चाहे वो कुछ भी है, हिमाचल प्रदेश का है, उसको कहीं पर शोकेस करना। इस दुकान में शोकेस कर दिया, अब यहाँ से लोग इंटरनेशनली भी आएंगे और नेशनली भी आएंगे। देख लिया उन्होंने, भैया यहाँ ये तो है, हमको पसंद है। अगली बार वो हो सकता है अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से परचेज करेगा, 10 लोगों को आगे और बताएगा। तो ये है हिम महोत्सव का जो मेन टारगेट है, मेन ऑडियंस को टैकल करना। हिम क्राफ्ट वुड बी नोडल डिपार्टमेंट, कौन होगा? हिम क्राफ्ट वुड बी नोडल डिपार्टमेंट फॉर द महोत्सव, while the हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वुड बी पार्टनर्स। तो मेन जो नोडल एजेंसी है वो तो आपका हिम क्राफ्ट है, ये होगी मेन एजेंसी या मेन नोडल डिपार्टमेंट। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म और जो आपका रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ये पार्टनर होंगे इसके। तो ये वाले न्यूज थी इसकी। इसके अलावा एक ये भी देख लीजिए, एंड देयर वाज अ इमेंस स्कोप फॉर पॉपुलराइजिंग हिमाचली क्राफ्ट। हिम क्राफ्ट हैज क्लॉक्ड द हाईएस्ट सेल्स ऑफ 2.5 करोड़ अमंग ऑल स्टॉल्स पुट अप ड्यूरिंग द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। तो देखिए आप, सिर्फ G20 समिट में ही जो स्टॉल्स लगे थे उसमें 2.5 करोड़ रुपए, तो बहुत बड़ा अमाउंट है 2.5 करोड़ रुपए। जब हिमाचल प्रदेश के ही प्रोडक्ट बिके, आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जो GI टैग्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दिया भी गया एज ए गिफ्ट टू G20 अटेंडी जो अटेंड करने आए थे वहां पर। हिमाचल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन had been recast as Himcraft and given a logo. Himachal government will provide free of cost stalls to 60 artisans and self-help groups so that Himachal नाटी, हिमाचल जो क्राफ्ट है लाइक चंबा रुमाल हो गया, कुल्लू की नौरी शॉल हो गया, कांगड़ा की मिनीचर पेंटिंग हो गई, उनको वहां पर शोकेस किया जाए। तो इन सभी को कहां पर बताया जाएगा? आपके हिम महोत्सव में जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 16 से लेकर 30 दिसंबर तक। क्या ये हो सकता है फिर से भी न्यूज में आए, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए ही आज की वीडियो में हमने ये टॉपिक जो हमने डिस्कस किए हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो हम इस सभी चीज़ों को एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। ये टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए, जैसे ग्रीन यूनिवर्सिटी के बारे में, और जो यहाँ पर पौंग अभ्यारण्य में 48,000 प्रवासी पक्षी आए और गोबर जो सरकार खरीदेगी, और पुस्तक का विमोचन किया गया। सुखविंदर सुक्खू ने शहीदों के परिजनों की मदद की मांग की, और नौणी यूनिवर्सिटी में प्राकृतिक खेती के लिए बीएससी शुरू की जाएगी। हरित प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें हमने ई व्हीकल्स की बात की, और संपत्ति जो कम दे रहे हैं, जो संपत्ति जो टैक्स है वो अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अगर कम कोई दे रहा है उसके लिए ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा। और लास्ट में हमने देखा हिम महोत्सव के बारे में। तो ये सभी टॉपिक थे, आई होप कि आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ एक इंप्रूवमेंट इसमें होनी चाहिए तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।